वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। अगर आपको जेईई मेन 2026 में 60 to 80 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना है तो आप मेरा तुक्का ट्रिक्स कोर्स भी एनरोल कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो देखो यहाँ पर मेरे पास में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको केमिस्ट्री के, और पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है ये क्वेश्चन दिख रहा है केमिस्ट्री का, और ये हमारे पास में फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग हमारे पास में ट्रिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो यहाँ पर दिया हुआ है कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम Z जिसका 24 होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर विद अजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल्स टू 1 एंड L इक्वल्स टू 2। अब L इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? जैसे हम अगर S की बात करें तो L की वैल्यू होती है 0, अगर हम P की बात करें तो L की वैल्यू होती है 1, और अगर हम D की बात करें तो L की वैल्यू होती है हमारे पास में 2। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है, आप श्योर नहीं होते इसलिए आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो। क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारना है। तो आपको पता है क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो आपको पता होता है ना। कितने हो गए? 2 2 4 6 10 हो गए, 12 और 6 18, 18 तक तो आपको पता होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद में खाली कंफ्यूजन थोड़ा सा ये रहता है कि आपका 4s2 और फिर 3d4 आएगा या फिर 4s1 3d5 आएगा। इधर पे आप लोगों को जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई जो ज्यादा स्टेबल रहता है उसके हिसाब से जो चीजें होती है। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है यहाँ पर तो आप एटलीस्ट ये चेक कर सकते हो ना कि L इक्वल्स टू 1 के लिए कितने हैं। ये तो देखना बहुत आसान है, मतलब कि P जो है उसके लिए कितने हैं। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि P के लिए यहाँ पर आ रहा है 6 और P के लिए यहाँ पर भी आ रहा है 6। ठीक है, तो 6 और 6 12 तो हो गया। अब ये जो भी होगा है ना कम ज्यादा, इस पे जो है ना D का वेरी करेगा, मतलब L इक्वल्स टू 2 के लिए वेरी करेगा। बट P जो है L इक्वल्स टू 1 जो है वो तो हमारे पास में 12 ही रहने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास में 12 दिया हुआ है। तो आप क्या करो ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से तुक्का लगा लो, ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर दो और ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि उसमें 16 16 दिए हुए हैं। ठीक है, 16 नहीं होंगे क्योंकि 1s2 2s2 यहीं पे ले जा रहा है S, फिर यहाँ पर भी S है। ठीक है, यहाँ पर भी S आएगा, तो 16 नहीं होने वाला है। ए ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन में से तुक्का लगाना पड़ेगा। आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है ना वो इस क्वेश्चन में 50% की है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अगर आप सी मार्क करोगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपका -1 होगा। एंड द रीजन इज कि यहाँ पर 4s1 एंड 3d5 इज मोर स्टेबल। तो इस तरीके से हमारे पास में होता है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर अगर आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर आपको अगर नॉलेज नहीं है, एकदम आप कोरे कागज हो, तब भी आप इसमें कैसे तुक्का मार सकते हो, ब्रिलियंट तरीका मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t फॉर 3 डिफरेंट रिएक्शंस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ दीज रिएक्शंस इज। अब अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं आ रही है इसकी, तब भी आप यहां पर ये समझ सकते हो ना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होगा, स्लोप पे डिपेंड करेगा ना कहीं जो भी चीजें होने वाली है। आप देखो 3 लाइंस दिए हुए हैं, तो डिटरमाइनिंग फैक्टर कहीं ना कहीं स्लोप ही होगा, इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। तो अब आपको ये नहीं पता कि स्लोप का ऑर्डर क्या रहने वाला है। ठीक है ना, 1 2 3 होगा, 3 2 1 होगा, 1 3 2 क्या होगा। तो आप खाली ना स्लोप चेक कर लो। उसके लिए आप क्या करोगे, सारे लाइंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। आप इस तरीके से आप एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने से ना आपको सबका स्लोप समझ आ जाएगा कि एंगल किसका कम ज्यादा है, क्या है, आपको समझ आ जाएगा। सारे लाइंस को जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ना तो सबसे जो छोटा एंगल है मेरा, ठीक है, सबसे जो मेरे पास में छोटा एंगल है अगर मैं देखूं तो वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर से देखूं एक्यूट एंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो, और इसका मतलब है कि 3 के बाद में आप देखोगे 1 आ रहा है, ये जो एंगल है। ठीक है, 3 के बाद में 1 आएगा। ठीक है, ये वाला 1 है, ये वाला 3 था, 1 आया। अब इसको अगर मैं और थोड़ा सा टर्न करूंगा तो आप देखो 2 बनेगा, तो इसका मतलब 3 1 2 का ऑर्डर होगा। अब ये इस ऑर्डर में हो चाहे इस ऑर्डर में हो, ये अपने को नहीं पता, बट कहीं ना कहीं हमको पता है कि भाई डिपेंडेंसी तो स्लोप के ऊपर है ना। सो नाउ हाउ वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस इज, आप चेक करोगे ना कि 3 1 2 कहां दिया हुआ है। यहां देखो आप 3 1 2 ये ऑर्डर आपको दिया हुआ है, तो ये हो सकता है। और कहीं पे दिया हुआ है आपका, है ना, 2 1 3 का कहीं ऑर्डर दिया, आप देखो 2 1 3 कहीं पे भी नहीं है पैटर्न में, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए ना। आप देखो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब कि ये जो है ना 2 greater than 1 greater than 3, 2 greater than 1 greater than 3, यही वाला ऑप्शन है। ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं।
इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, आप सीधा यहां पर ऑप्शन ए को तुक्का लगा लोगे, आपको 4 नंबर यहां पर मिल जाएंगे और आपकी 100% की यहां पर जो है तुक्का एक्यूरेसी बन गई है। थर्ड क्वेश्चन आप यहां पर देखोगे तो आपको और ज्यादा यहां पर समझ आएगा कि एग्जाम में किस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रखना है। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो आपको दिया हुआ है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज 1 hour when initial concentration of reaction is 2, the time required to decrease concentration of A from 0.50 to 0.25 is। अब अगर आप मान लो एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो, आप लोगों की टेंडेंसी रहती है कि जेई मेन में फॉर्मूला रट के जाते हो, बट एक्चुअल में पता है जेई मेन में अगर आपको अच्छा करना है ना तो आपको फॉर्मूला के डेरिवेशंस भी आने चाहिए कि आप इंस्टेंटली वहां पर डिराइव कर सको। सो बेसिकली जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, R इक्वल्स टू के हमारा A टू द पावर n होता है, जहां पर n की जगह हमारा जीरो आ जाएगा, राइट, यही तो होता है ना हमारा R इक्वल्स टू के A टू द पावर जीरो, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब व्हाट इज R? R इज बेसिकली माइनस DA बाई DT इक्वल्स टू K आ जाएगा, A का पावर जीरो इज 1, सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम DA इज इक्वल्स टू माइनस K DT आप बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करना है ना, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी A, ठीक है, दिस विल बी A फ्रॉम लेट्स से A0 टू AT एंड दिस विल बी माइनस K इंटू T हो जाएगा फ्रॉम 0 टू लेट्स से टाइम T, सो दिस विल बी माइनस KT। समझ रहे हो आप, अगर हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम A0 टू AT, सो ये हमारा A आ जाएगा AT माइनस A0, दिस विल बिकम AT माइनस A0 इक्वल्स टू माइनस KT आ जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि भाई AT जो है दैट इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये हमारा जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये हमने हाथों हाथ डिराइव कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा ना, 25-30 सेकंड लगा। तो ये डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखते हो, ऐसा मत करो, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, रेट लिया के A टू द पावर 0 किया, वहां से हमने बस इंटीग्रेशन यूज किया फ्रॉम द लिमिट्स A0 टू AT। A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, AT इज द फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम 0 से T तक के लिए लिया, तो हमारा यहाँ पे सिंपली आ गया AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। अब अगर ये आ गया ना तो हम यहाँ से हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जो AT है वो A0 बाई 2 हो जाए और T को हम T हाफ बोल देंगे। तो यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई इसको लिख दो आप A0 बाई 2 इक्वल्स टू A0 माइनस के T हाफ। जब T जो है वो T हाफ बन जाएगा तो जो AT है फाइनल वो A0 बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि KT हाफ इज इक्वल्स टू A0 बाई 2। इसको आप इस तरफ लेके जाओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो यहां से आपका T हाफ आ जाएगा A0 बाई 2K। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो हमको समझ आ रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो T हाफ है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये डेरिवेशन अगर आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा रहा हूं आपको, एग्जाम में हार नहीं मानना है आपको। तो T हाफ अगर A0 पे डिपेंड कर रहा है तो पहले हमारा जो T हाफ था वो 1 आवर का था और जब हमारा कंसंट्रेशन 2 का था। अब हमारा T हाफ कितना हो जाएगा जब कंसंट्रेशन 0.5 का है, तो ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.5 टू 0.25। तो 0.5 से 0.25 भी T हाफ ही है, लेकिन क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो पहले 2 पे डिपेंड कर रहा था, अब 0.5 पे डिपेंड करेगा तो 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना हमारे पास में कम हो जाएगा क्योंकि अभी A0 जो है वो 4 गुना कम हो गई है। तो उस सिनेरियो में जो T हाफ आएगा वो पहले वाले से 4 गुना कम आएगा। इसका मतलब 15 मिनट हमारे पास में आएगा। बाकी सारे ऑप्शंस को आप कर दो एलिमिनेट, इसको आप जो है तुक्का लगा लो, आपका 100% जो है ये क्वेश्चन सही हो गया। एग्जाम सिनेरियो में ऐसे करना होता है। और लास्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, ब्रिलियंट गेसिंग टेक्निक आपको मैं बताऊंगा। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, क्वांटिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैज डायमेंशन दिस, और वैल्यू ऑफ P एंड Q आपको बताना है। अब यहां पे अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो आप इतना तो गेसवर्क कर सकते हो ना कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये क्लास 12 के चैप्टर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स हैं। तो इसमें मास आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है जनरली, ठीक है ना। मास हमारे पास में, अगर हम फोर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब तक हमारे पास में मास नहीं आता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, जिसका जो हमारा एक्सप्रेशन होता है दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस एक्चुअली, राइट। और अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो दैट इज करंट इनटू द एरिया, राइट। तो कहीं पर भी मास नहीं आएगा, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि मास का पावर जो है ना वो 0 होने वाला है, मतलब P जो है ना वो आपका 0 होने वाला है, और P0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो आप बाकी सारे ऑप्शंस को कर दो एलिमिनेट, और यहां पर ऑप्शन डी को आप तुक्का लगा लो, 100% आपकी यहां पर तुक्का एक्यूरेसी बन गई।
ऐसे करते हैं जेईई मेन में क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होता है तुक्का ट्रिक्स से। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।